तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और बिलाशुबा हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। और साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें टॉपिक सजेस्ट करते हैं और साथ साथ फीडबैक भी दे रहे होते हैं। इंस्टाग्राम पे आपके मैसेजेस मुझे भी आ रहे होते हैं और हमारी ये कोशिश है पूरी टीम की कि आपके घर में अगर कोई बीमार है तो उस बीमार को हम वो बातें ज़रूर बता दें कि आपको बुनियादी तौर पे हेल्प मिल जाए। तो इसी कंटिन्यूटी में आज हम बात करेंगे इंतहाई एक पेचीदा साइकियाट्रिक बीमारी जिसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। अमूमन बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट के साथ कंफ्यूजन रहती है कि आया कि वो बीमार है या नहीं है या गलती से टैग लग गया है। कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने इस बात को एडमिट किया और उन्होंने लोगों को बताते हुए बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस नहीं की, जिनमें है विंसेंट वैन गॉग जो कि एक बहुत मशहूर पेंटर हैं। उन्होंने जब उनके साथ डायग्नोसिस हुई कि बाइपोलर डिसऑर्डर हैं तो उन्होंने उसको कबूल किया और इसी वजह से 30 मार्च जो है वो बाइपोलर डे रखा गया अवेयरनेस के हवाले से। साथ साथ मेल गिब्सन एक बहुत मशहूर हॉलीवुड फिल्म स्टार हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर उनको डायग्नोस हुआ और उन्होंने भी एडमिट किया, अपने आप का इलाज कराया और इन पेचीदगियों से निकल के अपने आप को रिकवरी की तरफ लेकर आए। एक बॉलीवुड मशहूर सिंगर है यो-यो हनी सिंह जो कि इंडिया में फर्स्ट ऐसा सेलिब्रिटी है जिन्होंने ख़ुद को पब्लिकली एडमिट किया कि मुझे बाइपोलर है, मूड स्विंग्स का मसला है और अपना इलाज कराया, मुश्किलों से गुजरे और आखिर में अपने आप को उस रिकवरी की हद तक लेकर आए। तो पाकिस्तान में भी हम आज के शो को करने का मकसद ही यही कि अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो खुदा न खासा में शर्माने की बात नहीं है और अगर किसी को कोई भी नफ्सियाती बीमारी होती है तो अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करें, लोगों में बैठ के अगर वो ठीक हो गए तो बातें बताएं। आज हम इस सेंसिटिविटी को ब्रेक ही करने बैठे हैं कि अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है या किसी फैमिली मेम्बर को है, हस्बैंड को है, बीवी को है या बच्चों को है, छोटे बहन भाइयों को है तो करें क्या। इन्हीं कन्फ्यूजन्स का डिस्कस करने के लिए हमने अपने साथ माहिर डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट को अपने साथ बिठाया है। इंशाल्लाह ताला अब अभी हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर किसी फैमिली मेम्बर में बाइपोलर डिसऑर्डर का मर्ज़ है, इलाज क्या किया जाए, फैमिली क्या सीखे, अगर पेशेंट नहीं आना चाहता तो फैमिली ने कैसे उसको राग़िब करना है और अगर फैमिली को भी कुछ चीज़ें जो मालूमात आमा चाहिए तो क्या है। तो ये तमाम सवालात और उनके जवाबात अपने मेहमान डॉक्टर्स के साथ हम लेंगे। आप लोग से दरख्वास्त है कि आप लोग हमारे साथ रहें। हम छोटे से ब्रेक पे बस यूँ गए और यूँ आए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करने जा रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है मेंटल हेल्थ। अगर हम किसी जिस्मानी बीमारी की बात करते हैं तो उसके बड़े सारे लैब टेस्ट होते हैं और डॉक्टर पहले उसकी क्लिनिकल कंडीशन देखता है और फिर उसके लैब टेस्ट के लिए भेज देता है और रिपोर्ट्स आती हैं और डायग्नोसिस जनाब सामने आ जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं नफ्सियाती अमराज की तो अभी तक पाकिस्तान में वो लैब टेस्ट नहीं आ सकी हैं जो कि ऑब्जेक्टिवली दिखा सकें हमारे मरीज़ को कि तुम्हें क्या बीमारी है। इस वजह से हम साइकियाट्रिस्ट जितने भी हैं वो मुश्किल का शिकार होते हैं अपने पेशेंट को बताने की तुम्हें बीमारी क्या है। तो आज हम बात करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया इंट्रो में बाइपोलर डिसऑर्डर पे कि ये बीमारी होती क्या है, जिसके लिए हमने मदऊ किया है। हमारी बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से समझाती हैं, यंग हैं, समझती हैं हमारे पेशेंट्स के जज्बात को, मसाइल को। नाम है इनका डॉक्टर आयशा सनोबर चाचर, कंसल्टेंट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट एट आगा खान यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल डायरेक्टर एंड एलिविएटेड एडिक्शन सफरिंग आस ट्रस्ट में। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है और थैंक्स कि आपने हमें टाइम दिया। आप तो खुद ही आदि होस्ट बन जाए जो टॉपिक है, क्योंकि आप खुद इन चीज़ों को इतना देख रही होती हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर और हमारा माशरा, आपने बाहर भी काम किया है, तो किस तरह स्टार्ट करेंगे कि बाइपोलर है क्या? आई थिंक इम्पॉर्टेंट है ये बात करना कि बाइपोलर क्या नहीं है, इससे अगर हम शुरू करें। बिकॉज बाइपोलर क्या है, वो तो एक मूड डिसऑर्डर है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर पूरा नाम है इसका। पर जो मसला हमें यहाँ पे अक्सर आता है वो ये आता है कि हर मूड स्विंग को, हर खुशी को, हर जो आपको एक मूड फ्लक्चुएशन को हम कह रहे होते हैं कि मैं बाइपोलर हूँ। सही है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट कि क्या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर नहीं है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाना या इमोशनली आप अपने आप को रेगुलेट ना कर सको किसी सिचुएशन में, उस चीज़ को हम नी जर्क में बाइपोलर कह देते हैं। तो दैट इज़ नॉट बाइपोलर। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है? ये एक मूड डिसऑर्डर है। और अगर हम वर्ड को देखें बाइपोलर, तो यानी दो पोल्स हैं। बाय मतलब दो और दो पोल्स। तो होता यह है कि एक तो हम यूजुअली ग्राफ्स के थ्रू समझा रहे होते हैं कि लेट्स से अगर आपकी लॉटरी निकल आई तो आप खुश हुए, ठीक है, तो आपकी खुशी यहाँ पे आई, ये आपका बेसलाइन मूड है। अगर लेट्स से आपका एग्ज़ाम फेल हो गया तो आप थोड़े से सैड हो गए, तो ये आपका हो गया डिप आ गया। तो ये तो लाइफ का हिस्सा है, ये खुशी और गम। जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में होता है वो एक्सट्रीम पे जाते हैं पोल्स, कि एक्सट्रीम पे खुशी, जिसको हम उस एपिसोड को हम कहते हैं मेनिया। सही है। जो एक्सट्रीम की खुशी है वो सिर्फ खुशी नहीं होती है, उसमें इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा मज़हब के बारे में जो है एक्टिविटीज़ करना, ज़्यादा पैसे खर्च करना। सडनली लोगों को लगता है कि वो खुद नहीं रहे, जो बंदा जिसको ये एपिसोड हो रहा है वो चेंज हो गया है, राइट। सो बेसलाइन से बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप से बाहर आ जाता है, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रहता जो ऐसा नॉर्मली वो है। हाँ, मैनिफेस्टेशन उसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। ठीक। और फिर इसी तरीके से बेसलाइन से डिप्रेशन होता है, एक होती है नॉर्मल सैडनेस, रिएक्शन टू समथिंग, जो कि हालात से या सिचुएशन के साथ हम हैंडल कर रहे होते हैं। यस, जो कि एक्सपेक्टेड है। लेट्स से अगर किसी के घर में इंतकाल हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, तो उसमें सैडनेस जो है वो समझ में आती है, राइट। बट ये एक्सट्रीम क्लिनिकल डिप्रेसिव एपिसोड्स हो जाते हैं। तो वो दो एक्सट्रीम पोल्स हैं जिसकी हम बात कर रहे होते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में। ठीक है। सो ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू रोज़मर्रा में जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में ख़वातीन का रुझान इसमें ज़्यादा है या मर्द हजरात का ज़्यादा है? आप क्या देख रही होती हैं अपनी प्रैक्टिस में भी? अगेन हम अ लॉट ऑफ टाइम्स ये तो हम अनडाइग्नोज करने में ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, अगर मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करूं, क्योंकि अगर ख़वातीन में ज़्यादा मिसडाइग्नोज, ओवर डाइग्नोज हो जाता है कि अगर ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ज़्यादा रो रहे हैं या एक रिएक्ट कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग में किसी भी चीज़ पे, तो उसको फिर एकदम से बाइपोलर डायग्नोज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करूँ तो लॉट ऑफ टाइम्स मुझे अनडाइग्नोज करना पड़ता है। आई सी कि इतने ज़्यादा ओवर डायग्नोज होके या तो सेल्फ खुद ही डायग्नोज करते हैं लोग या फिर जो है दूसरे डॉक्टर्स जो हैं वो ओवर डायग्नोज जल्दी एक ही सेशन में डायग्नोज कर लेते हैं। बिल्कुल नी जर्क रिएक्शन उनका, क्योंकि सो एक तो ये चीज़ है। दूसरा देखिए मैन एंड वुमेन में कितना डिफरेंस है, किनको ज़्यादा बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, वो तो हमें तब पता चलेगा जब हमारे पास प्रॉपर रिसर्च होगी। बिल्कुल डेटा ही नहीं। जी एग्जैक्टली, वो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि हमारे पास प्रॉपर नेशन वाइड जो है वो सर्वेज और पॉपुलेशन सर्वेज नहीं है। तो एक तो ये है, जो हम यूजुअली बात कर रहे होते हैं वो छोटी जो स्मॉल स्केल पे जो स्टडीज़ होती हैं और हम अपने क्लिनिकल पॉपुलेशन। ठीक है, चलें, ये तो बात समझ आती है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी वो डेटा इतना नहीं बन सका। अच्छा, अब मेरा भी क्वेश्चन है, अब एक बाइपोलर का पेशेंट है, वो दिखता कैसे है, उसका क्या लुक है, क्या उसका, अगर आप हम तो एमएससी करते हैं उसका, लेकिन नॉर्मल किस तरीके से बाइपोलर का पेशेंट हाइपोमेनिया या मेनिया का दिखेगा? बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा जैसे दिखते हैं, लाइक हम सब दिखते हैं। सो नंबर 1 एक तो ये चीज़। दूसरा आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि जब वो उस एक्सट्रीम एपिसोड्स में होगा तब वो कैसे दिखेगा। सही, राइट। अदरवाइज क्योंकि देखें ना, ये बीच में जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है उसमें होता है कि जब ये पोल्स पे एक्सट्रीम्स में जाते हैं तो बीच में देयर आर एपिसोड्स जहाँ पे वो कम्प्लीटली बेसलाइन मूड पे होते हैं। ठीक है, तो हम एक स्नैपशॉट में अगर आप देखें तो बिल्कुल नॉर्मल जिस तरीके से दिखते हैं वैसे ही होंगे। उस एक्सट्रीम में क्या होता है वो फिर डिपेंड करता है कि आपकी क्या अलामत है मेनिया की, साइंस एंड सिम्टम्स की और डिप्रेशन की। तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है डॉक्टर वजाहत कि वो जो बेसलाइन जब वो बिल्कुल एपिसोड्स में नहीं होते और नॉर्मल अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हैं, उसमें भी वो इतना डर जाते हैं और उनकी सराउंडिंग में हर कोई इतना उनको लेबल कर देता है कि एक नॉर्मल रिएक्शन
to something is also seen as कि नहीं ये तो इनको एपिसोड हो रहा है अब। ओह या सो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में चले जाते हैं। सो या टू मतलब वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को भी जब बताएं किसी भी वजह से तो लोग उस पर स्टिकर लगा देते हैं कि तुम्हें तो डिप्रेशन आया हुआ है, तुम्हें तो हो ही ऐसे। यस कि दवा को बढ़ाओ, दवा को कम करो, एक तो सब फिर सराउंडिंग में डॉक्टर फिर बन जाते हैं। ठीक। अच्छा जनाब, ब्रेक का टाइम आ रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट किस टाइप की है, क्या क्या है, और जनाब ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। और एक और बात करेंगे कि अगर कोई पेशेंट मेनिया या हाइपोमेनिया में आता है तो फैमिली उसको क्या करे, कैसे उसको हैंडल करे, और अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा है, बाइपोलर के जो डिप्रेशन है, तो उसमें फैमिली ने इनिशिएट क्या करना है, क्योंकि पेशेंट इन दोनों ही सिचुएशन में अमूमन डिनाइल में भी हो सकता है या फैमिली ओवरडू करके उसको ख़राब कर रही होती है। आप लोग जस्ट हमारे साथ रुकें, बस हम यूँ गए और यूँ आए। अब हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों के मसले, आप लोग के सवालात, आप लोग के मिस जो आपने हमें सेंड किए इंस्टाग्राम पे। सबसे पहले कासिम ने हमें मैसेज किया है और कासिम कहते हैं कि पीपल विद बाइपोलर डिसऑर्डर आर ऑलवेज वायलेट और डिप्रेस। क्या ये हमेशा मारा मारी या रोते रहते हैं या इनका नॉर्मल पीरियड भी आता है? ये एक मिथ है हमारे कासिम साहब का। हाँ, ये मिथ ही है, इट्स नॉट अ फैक्ट। रियलिटी क्या है? इट्स नॉट अ फैक्ट। देखें जो सिकाइट्रिक डिसऑर्डर्स के साथ बदनाम बहुत ज़्यादा हैं कि वो क्रिमिनल बिहेवियर या वायलेंस में बहुत ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए तो सिकाइट्रिक पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं टूवर्ड्स गेटिंग टूवर्ड्स बिकमिंग द विक्टिम ऑफ वायलेंस। ओह आई सी। राइट, सो वो और अगर हम सारे वायलेंट बिहेवियर्स की बात करें तो उसमें लेस देन 10% वो हैं जो सिकाइट्रिक डिसऑर्डर्स की वजह से हैं। क्या बात है, ये तो डॉक्टर साहिबा ने आई ओपनर दिया है कि नफ्सियाती अमराज के जो लोग हैं वो 10% वायलेंट में इन्वॉल्व होते हैं और उन्हें बदनाम ज़्यादा किया जाता है और विक्टिम ज़्यादा होते हैं। विक्टिम इनफैक्ट ज़्यादा होते हैं। दूसरा सवाल ये है, दूसरा मिथ ये है कि बच्चों को बाइपोलर बिल्कुल नहीं होता। यस, इट्स अ मिथ। ऐसा ही है? मिथ है। ये ट्रू मिथ है। ये मिथ है। फैक्ट ये है कि जो है टीनेजर्स में और अर्ली चाइल्डहुड में जो है वो बाइपोलर के वेरिएंट्स देखे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट, ये हमें भेजा है तानिया ने कि बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट काम काज नहीं कर सकता, क्या फंक्शनैलिटी? नहीं, इट्स अ मिथ। इट्स अ मिथ। रियलिटी क्या है, बता दें। ये है कि मेडिकेशन, फैक्ट ये है कि उनकी मेडिकेशन के साथ और जो है वो बिल्कुल आप बेसलाइन अचीव कर सकते हैं और लाइफ को आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं। हम ये आखिरी में पूछेंगे डॉक्टर साहबा से कि उसको अप्रोच कैसे करें कि हम नॉर्मल लाइफ को गुजार सकें। इसी कंटिन्यूटी में एक और सवाल है कि ये लोग प्रोडक्टिव कभी नहीं हो सकते। मिथ है। हाँ। बल्कि ये भी लगता है ज़्यादा ज़हीन होते हैं अगर ये इन ऑर्डर में आ जाएं। तो वो भी एक चीज़ है जो क्रिएटिविटी के साथ इतना ज़्यादा उस चीज़ को एसोसिएट कर दिया है कि वो पेंडुलम डिफरेंट साइड पे स्विंग हो गया। चल रहा है। शायर भी ये होते हैं, मैंने तो देखा है कि हमारे कई फ्रेंड्स हैं जिसमें 2-3 मेरे फ्रेंड्स बाइपोलर भी हैं, डायग्नोस्ड हैं। एक क्रिएटिविटी में इतना आगे कि वो शायरी करता रहता है, दूसरा वो म्यूज़िक में इतना आगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये दूसरी तरफ जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा पेंडुलम उधर चला जाए तो फिर आगे जीनियस हो जाते हैं ये। बहरहाल आगे भी बात करेंगे कि अल्कोहलिज्म और ड्रग हमेशा जो यूज़ करते हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं। ये हमारा मिथ है फरीद की तरफ से। मिथ है, ये कम्प्लीटली मिथ है। यस, जो है लॉट ऑफ टाइम सेल्फ मेडिकेशन के लिहाज से, क्योंकि डिप्रेशन हो रहा है या बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही है तो उस लिहाज से लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं क्योंकि उनका डायग्नोसिस हुआ नहीं होता है। Okay. हाँ, but it's not. It's a myth. There are different reasons why there is a correlation, but कोई causal effect नहीं है। नहीं। अच्छा, अब अमरीन हमें मैसेज करती हैं, पूछती हैं कि बाइपोलर के पेशेंट से जितना प्यार कर लें कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्या किस तरह आप करेंगे? Myth. मतलब बाइपोलर का पेशेंट है तो इंसान,
Yeah. उसको आप प्यार करें, लेकिन I think ऐसे ट्रीटमेंट को भी डालें इसमें। हाँ, नो इसमें यहाँ पे फिर ये भी बात होती है कि a lot of times हम मिसडाइग्नोज कर रहे होते हैं उन लोगों को जो कि इमोशनली जो है वो डिसरेगुलेट बहुत हो रहे होते हैं या अनस्टेबल रिलेशनशिप्स में होते हैं, तो उसको फिर एकदम से जो है हम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कह सकते हैं। सो दिस इज़ मोर अटैचमेंट स्टाइल्स, सो दिस इज़ अ मिथ। आई थिंक दवाइयों के साथ प्यार मोहब्बत का तड़का तो लगाना चाहिए पेशेंट्स के साथ, चाहे वो बाइपोलर हो चाहे वो डायबिटिक हो। अच्छा, medication is the only treatment for bipolar disorder? It's a myth. It's a myth. It's a myth. It has to be biopsychosocial. मॉडल जो है हमारा। जी बिल्कुल। दवा भी हाँ 30 सेकंड्स इस myth के लिए दे सकती हैं कि कैसे बायोसाइकोसोशल है क्या? दवा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर कोई हम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं, उसके अलावा साइकोसोशल जो हम बात कर रहे होते हैं, क्या ट्रिगर्स हैं, क्या आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। अगर आपको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ है तो किस तरीके से आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, आपकी फैमिली के क्या हाईली जो एक्सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं उसको अगर कंट्रोल नहीं किया तो ट्रिगर और रिलैप्स की ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना साइकोसोशल इंटरवेंशन बिल बार्ट के काम करते हैं। चले फ़र्ज़ करें, मान लेते हैं कि किसी को बाइपोलर है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया तो बहुत आगे जा चुकी है, तो किन किन चीज़ों का उनको ख्याल करना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें जो प्रोफाइलैक्टिकली उनको देखना पड़ता है कि वो बचे रहें ट्रीटमेंट के साथ साथ? प्लीज़ बताइए। सो हमारे पास नंबर 1 सबसे पहले ये होता है कि जैसे ही आपका मूड स्टेबल हुआ दवाएं बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली। सो वो एक बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो सेकेंड एपिसोड आता है वो और ज़्यादा ज़ोर पकड़ के आता है, तो वो प्रिवेंशन में प्रॉब्लम होता है, रिलैप्स प्रिवेंशन में। सो एक तो ये, दूसरा स्ट्रेस किसी भी सिचुएशन को जो है वो ख़राब कर देता है। अगर हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़ की भी बात करें तो स्ट्रेस जो है वो सिम्टम्स को ख़राब करता है। बिल्कुल ठीक। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ जो है अ लॉट ऑफ टाइम्स चाइल्ड बर्थ अगर हम देखें तो चाइल्ड बर्थ में जब मैं चाइल्ड बर्थ कह रही हूँ तो ऑटोमेटिकली वी थिंक ऑफ वुमेन, बट देन देयर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ डाटा कि इवन फादर्स को भी जो है उसमें उनको रिलैप्स के चांसेस हैं। सो और अगेन उसमें भी स्ट्रेस की हम बात कर रहे होते हैं। एंड देन अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल से एंड देयर आर सम स्टडीज़ कैफ़ीन की बात, और बट कैफ़ीन जो है इज़ रिलेटेड टू स्लीप वेक साइकिल। मैं यही चीज़ सोच रहा था। स्लीप वेक साइकिल एंड देन कुछ सीजनल पैटर्न्स भी होते हैं कि देखा जाता है कि कुछ समर्स में जो है वो मेनिया के रिलैप्स ज़्यादा होते हैं। सो these are the things जिसमें हमें स्लीप का ख्याल रखना। एक्सरसाइज के बारे में आप क्या कहती हैं कि अगर कोई पेशेंट कितनी करे, थोड़ा बहुत करे? जितनी वो उनके रूटीन में है ऑलरेडी उतनी करें, बट उसमें भी जब हम स्लीप हाइजीन की बात करते हैं डॉक्टर वजाहत, उसमें भी मेक श्योर कि रात को देर से ना करें ताकि स्लीप जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। द होल आइडिया इज़ कि स्लीप वेक साइकिल मेंटेन रहे। क्या बात है डॉक्टर साहबा, आपने तो काफ़ी चीज़ों को 20 मिनट में A to Z बता दिया। कोई मैसेज देना चाहें हमारे लोगों को हमारे चैनल के तवज्जुह से, प्लीज़, कैमरा आपका है। कि यही कहना चाहूँगी कि नॉट एवरी मूड स्विंग इज़ अ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो ये बाइपोलर जब होता है तो वो डंके की चोट पे होता है, वो पता चल जाता है। तो इस तरीके से हर एक चीज़ को बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कह देना जो है वो इट्स डिससर्विस टू दोज जिनको वाकई में है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, और इंशाल्लाह ताला फिर आपको किसी और टॉपिक पे बुलाएंगे साइकियाट्रिक के हवाले से। तो जनाब, आज हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है बाइपोलर डिसऑर्डर का, कि बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर बाज़ औक़ात नहीं भी होता और लोग उसका स्टिकर माथे पे लगा के घूम रहे होते हैं, और उसकी वजह से वो मिस डायग्नोसिस की वजह से ट्रीटमेंट भी ख़राब करते हैं और जगह जगह पे जाके वो अलग अलग मशवरे करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि जब आपके ये जिस तरह डॉक्टर आयशा ने बताया कि मूड्स का उतार चढ़ाव हो तो ख़ुद इंटरनेट डायग्नोस करने के बजाय आप किसी डॉक्टर के पास एक बार ज़रूर जाएं, क्योंकि एक बार जाने से आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में वजीहा से, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, और वो मैं बात करेंगी कि अगर किसी को बाइपोलर है तो उसके रिश्तों की क्या ख़राबी होती है, उसकी नौकरी में क्या ख़राबी होती है, बहुत सारे सवाल जो आपके दिए हुए हैं। यू जस्ट स्टे विद अस, वी आर जस्ट कमिंग इन अ मिनट।
तो जनाब एक बार फिर आपके साथ बात हो रही है बाइपोलर डिसऑर्डर पे। अभी हमने साइकियाट्रिस्ट से बात की थी बाइपोलर होता क्या है, और हम बात करेंगे वजिया जफ़र से जो हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी काम कर रही हैं बाइपोलर के हवाले से। तो जनाब हम इनको मधु करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिया। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, तो आपको पता तो चल ही गया, आप बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी में जिसमें इंसान ख़ुद तो बीमार होता ही है, लेकिन उसकी जो फैमिली है, उसके जो लव्ड वन है, वो कितना इस पर असर पड़ता है। तो आप ये बताएं, आपका इतना तजुर्बा है, पेशेंट्स देखती हैं, अगर किसी को बाइपोलर है, किसी लव्ड वन, किसी पार्टनर को, तो उसके दूसरे पार्टनर पे क्या असरात आ रहे होते हैं? थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बंदा सफ़र कर रहा होता है उसको बहुत सिंपैथेटिक ले रहे होते हैं, उसकी कंडीशन को बहुत सिंपैथेटिक ले रहे होते हैं। उसमें होता यह है कि वो जिसकी कंडीशन है वो उसको इग्नोर बहुत किया जा रहा होता है कि इस पर तरस खाएं, वो फिर उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं आती, जिसकी वजह से वो फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि मैं तो हूँ ही ऐसा, अब दूसरे लोगों को उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साथ वाले लोग हैं वो सेल्फ अवेयरनेस बहुत लाएँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट बहुत लाएँ। अब जैसे आपने मैंशन ये किया कि स्पाउस के साथ फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पार्टनर है उसमें बाइपोलर है तो दूसरे पार्टनर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, फैमिली हो या पार्टनर हो या बच्चे हों या इवन के फ्रेंड्स हों, क्योंकि उसमें ये जो सिम्टम्स होते हैं, मेजर सिम्टम्स, मूड की इरिटेबिलिटी हो जाना, आपको पता ही नहीं होता कि किस टाइम अच्छा मूड होगा, किस टाइम बुरा मूड होगा, आपको पता ही नहीं होगा कौन सा बिहेवियर आएगा, थॉट्स क्या चल रही हैं, आप बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होते हैं पर्सन के बारे में, जो बाइपोलर जो सफ़र कर रहा होता है। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो बहुत प्रॉब्लम कॉज करती है। ठीक है, अच्छा अब फ़र्ज़ करें किसी को बाइपोलर है और वो पेशेंट इलाज में आना नहीं चाहता, अमूमन तो यही होता है, तो फैमिली को भी नहीं पता होता कि इसका क्या चल रहा है, तो किस तरीके से उनको ट्रीट करें, और आप उनके लिए क्या कहती हैं? पहला सेशन फैमिली के लिए भी ज़रूरी है या डायरेक्ट पेशेंट का ही वेट किया जाए? अच्छा, जो पहला सेशन है ना वो फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि फैमिली जो है वो जो पेशेंट है उसको ऐसे ट्रीट कर रही होती है कि उसको रियलाइज़ करवाने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें वो क्लाइंट इस पॉइंट पे आ जाता है कि मैं पागल नहीं हूँ, तो वो फ़ौरन से निगलेक्ट करने वाले फेज़ में चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली को आइडिया हो कि जो रियलाइजेशन है, अवेयरनेस है, वो किस प्रोसेस से गुजारनी है और उसको कैसे लेके चलना है। और दूसरा ये कि जो क्लाइंट आपने कहा कि आना नहीं चाह रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि उस क्लाइंट के साथ जो है डीलिंग वो बहुत मैटर कर रही होती है, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो निगलेक्ट फेज़ में होते हैं, वो इस चीज़ पे नहीं होते कि वो किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, या वो उस चीज़ को जानते भी होंगे तो फेस नहीं करना चाहते। फेस करने वाला पॉइंट जो है वो बहुत मिस हो रहा होता है। फ़र्ज़ करें कि अब एक खातून है जिनका हस्बैंड बाइपोलर है, जिसका शौहर, और वो बड़ी परेशान है, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करती है कॉफ़ी में बैठ के, और वहाँ पे मशवरे आते हैं, आपको भी पता है कैसे मशवरे आते हैं। सबसे पहले तो ये आता है छोड़ दो, ये कभी सही नहीं हो सकता, गालम गलोच होती है, उसके कैरेक्टर पे ख़राबी होती है। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे उस खातून को इंटरनेट से हेल्प लेनी चाहिए या आपके पास आना चाहिए? क्या आपको रास्ता नज़र आता है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सेशन में हम लोगों को कोई मैसेज भी देते रहें कि उनको करना क्या है। हाँ, ये बहुत डॉक्टर वजाद आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें मेन ये चीज़ होती है कि प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि जितना आप ऑनलाइन इसको सर्च करते हैं ना स्टार्ट में, आप उतना ही ज़्यादा उलझ जाते हैं, आपको लगता है कि अब तो ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई हल ही नहीं है। ठीक है, या तो आप वो कंटेंट देखें जो प्रोफेशनल आपको बताएं, उन लोगों की वीडियोस देखें, उन प्रोफेशनल्स की वीडियोस देखें जो रिकमेंडेड हैं। खुद से जब ओपन करते हैं, अव्वल तो हम प्रोफेशनल्स के लिए इसको स्टडी करने में, इतना रिसर्च स्टडीज़ करने में, इसके डिसऑर्डर को समझने में इतना टाइम लगता है, तो जो एक ले मैन है वो जितना उसको पढ़ेगा उसका दिमाग तो और ख़राब होगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप प्रोफेशनली बेस्ड जो कंटेंट है, जो रिकमेंडेड कंटेंट है, आप वो देखें। नंबर 2, आप ज़्यादातर फोकस करें सिम्टम्स के बाद ट्रीटमेंट के ऊपर, और ट्रीटमेंट में भी हर पर्सन अलग है। ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ेंगे वो कल अप्लाई करेंगे और परसों आपका रिलेशन बड़ा अच्छा हस्बैंड के साथ। ये मैटर कर रहा होता है कि आप जो चीज़ पढ़ें उसके ऊपर 110% रिलाई नहीं करें। हो सकता है जो चीज़ आप अप्लाई करें वो 1% आपको रिजल्ट दे और आप गिव अप कर जाएं कि मैंने बड़ी कोशिश की है, मैं अब मैंने जो है हैंड्स अप कर लिया, अब मैंने गिव अप कर लिया। अब वो कोशिश आपने बेशक गलत ही की हो, वो कोशिश, क्योंकि प्रोफेशनल भी जब ट्रीटमेंट करते हैं तो वो भी स्टार्ट में पहले देखते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट सूटेबल है। ऐसे नहीं है कि आप प्रोफेशनल के पास गए हैं और अगले दिन ही जो है पर्सन ठीक होने लग गया। तो जब एक प्रोफेशनल को टाइम लगता है तो ले मैन के लिए तो और ये मुश्किल है। बिल्कुल, ले मैन के लिए तो बहुत मुश्किल है। वजिया, थोड़ा सा ब्रेक का टाइम है, लेकिन अभी हमारी बात कंटिन्यू रहेगी
अभी तक हमने बात जो की है उस पर हमने फोकस किया है कि पेशेंट के साथ क्या किया जाए और कैसे ट्रीटमेंट में इसको इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन ये बात वजीह है कि बिल्कुल ठीक है कि जब कोई नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार होता है तो वो तो होता ही है, लेकिन फैमिली वालों के ऊपर बहुत मुश्किलात होती हैं। उनके अपने जज्बात, उनकी अपनी नींदें, उनके अपना काम काज सारा इतना ख़राब हो चुका होता है कि मरीज़ एक न्यूक्लियस की तरह होता है और चारों तरफ उसके फैमिली घूम रही होती है। अमूमन लव, मोटिवेशन और ये सारी चीज़ें उनके पास होती है, लेकिन स्किल्स नहीं होते। हम ब्रेक के बाद आके बात करेंगे कि वो कौन से स्किल्स हैं कि मरीज़ को ट्रीटमेंट में लेके आए। यू जस्ट स्टे विद अस, वी आर कमिंग। बात करने जा रहे हैं अब, अगर किसी को बाइपोलर है और वो डिनाइल में है, नहीं आता नहीं जाता, बदतमीज़ी करता है, तो फैमिली ने क्या करना होता है? जी वजिया बताएंगे आपकी फैमिली क्या करे बेचारी उस टाइम पे? अच्छा, उसमें फैमिली ज़्यादातर कोशिश ये करती है कि प्रोफेशनल के पास चला जाए पर्सन। अब उसमें क्या होता है कि मैं इसको कहती हूँ कि अगर आप डायरेक्ट ले गए हैं साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास, तो ये तो उसके लिए एक्सपोजर थेरेपी हो गई, फ्रैंकली चलेंगे। वो इसलिए कि वो जिस चीज़ को फेस ही नहीं करना चाह रहा, वो फियर है उसका, ठीक है, डिनाइल में, आपने उसी चीज़ को फेस करा दिया। अब वो प्रोफेशनल पे भी डिपेंड करता है कि प्रोफेशनल उसको किस लेवल की अवेयरनेस की डोज देता है, तो वो सब चीज़ें उसके लिए और ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन बना देती हैं, और वो और डिफरेंट सिम्टम्स, अगर एंजाइटी नहीं है तो वो भी स्टार्ट हो जाती है, डिप्रेशन नहीं है तो वो भी सिम्टम्स आ जाते हैं। मेजर ये चीज़ जो फैमिली है, फैमिली काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्लाइंट के आने से भी पहले मैं जो करती हूँ, मैं फैमिली काउंसलिंग पहले करती हूँ, या पार्टनर है तो पार्टनर की काउंसलिंग करती हूँ। उसमें फैमिली को ये चीज़ कि वो सिंपैथेटिक हो के जो है बहुत ज़्यादा डील ना करें, वो एम्पैथेटिक हो, वो क्लाइंट की कंडीशन, वो अवेयरनेस तभी दे सकते हैं जब वो खुद प्रिपेयर हो। फैमिली बहुत सारी कंडीशंस में खुद ही प्रिपेयर नहीं होती, इसी वजह से वो क्लाइंट को गलत हैंडल कर लेते हैं। अब उसमें फैमिली की काउंसलिंग ये की जाती है कि वो पहले खुद रिलैक्स रहें, इस बीमारी को कोई बहुत बड़ी हवा ना बनाएं, ठीक है, और क्लाइंट के साथ स्टोरी की फॉर्म में या किसी एग्जांपल्स की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके आप डेली की बेस पे कम्युनिकेट करते जाएं, ठीक है, उस बीमारी से रिलेटेड उसका कनेक्शन बनाएं। ओके, आई गॉट इट। पहले यूनिफॉर्मिटी क्रिएट कर लें, फैमिली के भी जज्बात निकल जाएं, फिर वो सीखते हैं। अच्छा, एज अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि हमारा शो जूनियर साइकोलॉजिस्ट भी देखते ही हैं, डॉक्टर्स भी देखते हैं, आप क्या कहती हो, कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं आप लोग बाइपोलर के पेशेंट और फैमिलीज़ को? अच्छा, बाइपोलर के क्लाइंट्स के लिए अब काफ़ी सारे न्यू ट्रीटमेंट्स भी आ चुके हैं। स्पेसिफिकली कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं जो सिर्फ बाइपोलर डिसऑर्डर को ही ट्रीट करती हैं। मेजरली अगेन मैं बात करूंगी कि कोई भी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि क्लाइंट की कंडीशन क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल CBT हो गई या साइकोथेरेपी हो गई, या फिर इसके अलावा इमेज थेरेपी अब बहुत कॉमनली की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट के लेवल्स बनाए जाते हैं जो मेडिकेशन के साथ देखे जाते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि थेरेपी तो कर रहे हैं, साथ में वो मेडिकेशन भी ले रहा है, लेकिन दोनों थेरेपी अगर ईस्ट है तो मेडिकेशन वेस्ट है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। ये बहुत मैटर करता है कि मेडिकेशन और थेरेपी बैलेंस वे में की जाए, क्योंकि बाइपोलर ज़्यादातर लोग मेडिकेशन पे ही होते हैं, क्योंकि उनके मूड स्विंग्स जो हैं वो इतने सवेयर होते हैं। थेरेपी तभी इफेक्ट करती है जब वो थोड़े स्टेबल हो, बहुत अनस्टेबल मूड्स के ऊपर थेरेपी भी फेल हो जाती है, काम ही नहीं आ रही होती है। बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पे जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे पेशेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल भी वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे होते, मेंटली कह रहे होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब क्लाइंट को लाए हैं तो आपको पता हो कि हम मेडिकेशन भी दे रहे हैं, हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कमी रहेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पर्सन ठीक हो जाएगा, उसके बिहेवियर्स हो सकता है कि एक हफ्ता ठीक रहे, फिर 3 दिन के बाद दोबारा से उसके सिम्टम्स रिलैप्स कर जाएं, ठीक है। तो वो रीअकरेंस के टाइम पे फिर अक्सर लोग गिव अप कर जाते हैं कि नहीं, अब हमने सब कुछ कर लिया है, इसका कोई हल नहीं है, ठीक। तो ये बहुत मैटर कर रहा होता है कि गिव अप वाली कंडीशन पे ना आए, और ड्यूरेशन जो है थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। गिव अप वाली सिचुएशन पे ना आए, इसी के मैं आप मैसेज क्या देना चाहती हैं उन लोगों को जो आने वाले टाइम पे इनके इलाज कराना चाहते हैं?
मैसेज ये देना चाहती हूँ, जैसे हम फिजिकली बीमार होते हैं, ठीक है, इसी तरह से मेंटली भी कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा सवेरिटी की तरफ हमें डिस्टर्ब करती हैं, हमें भी और हमारी फैमिली को भी। तो मेरा मैसेज ये है कि उसके ऊपर हम स्टडी करें, उसके ट्रीटमेंट के ऊपर आएँ और उसके ये गिव अप वाले पॉइंट पे नहीं आए कि इसका कोई हल नहीं है, बल्कि इस चीज़ पे आएँ कि हमने इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करना है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। जिनकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होती है वो भी शैटर हो जाती है, तो पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच वजिया, बहुत कारामद बातें आपने हमें बताई हैं और आई थिंक आपकी तवज्जुह से और हमारे चैनल की तवज्जुह से लोगों तक बात पहुंचेगी। अब क्योंकि मैं खुद साइकेट्री में काम करता हूं, बेतहाशा बाइपोलर के पेशेंट्स में देख रहा होता हूं, हमेशा याद रखें कि अगर आपको लगता है कि आपके मूड स्विंग्स होते हैं और उतार चढ़ाव मूड में होता है तो आप इंटरनेट पर ना जाएँ। इंटरनेट पर जाके अगर आप पढ़ेंगे और आपके दिल में ऑलरेडी कोई चीज़ है तो हर लाइन पे लिखी हुई चीज़ आपको लगेगी कि ये मेरे मुतालिक बात हो रही है और आखिरी में आप खुद को डायग्नोज कर लेंगे कि मुझे बाइपोलर है या नहीं है। फिर उसकी दवाइयाँ आप खुद ना लें, क्योंकि अमूमन लोग नींद की गोलियों से स्टार्ट करते हैं जो घर में बड़े आसानी से मिल जाती हैं अफसोस के साथ, और अपनी बीमारी का इलाज ही गलत तरीके से करते हैं। और दोस्तों के साथ इधर उधर लोगों से मशवरा ना करें, क्योंकि दोस्त कभी भी आपकी मदद करे ना करे मजाक ज़रूर उड़ाएंगे, आपके पीछे आपके लिए बात ज़रूर करेंगे, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, आपकी फैमिली हो, आपके दोस्त हों। साइकेट्री अभी भी पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में एक स्टिग्मा है। हमेशा लोग इसके बारे में अच्छे तासुर नहीं देते, जो कि बड़े अफसोस की बात है। हमेशा डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के पास एक सेशन लें। आप जितना हज़ारों खर्च करते हैं दूसरे कामों में, एक सेशन खर्च करें, आप बैठे डॉक्टर के साथ और अपनी डायग्नोसिस को चेक कराएं। साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि आपके पास इस शो में अच्छी से अच्छे टॉपिक्स लेकर आएँ कि हमें मेरा खुद का ये एक दिमाग है कि फैमिलीज़ को इब्तदाई अलामातें तो पता होनी चाहिए बीमारी की। और आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंशाल्लाह ताला अगला शो हम करेंगे रमज़ान में, कुछ नया लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए डॉक्टर वजाहत और उसकी टीम को